हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। और इसमें हम लोग क्लास 11th आईएससी बोर्ड का चैप्टर स्ट्रेट लाइन देखेंगे। बेसिक इसका पहले लेक्चर में बेसिक देखेंगे। ये चैप्टर आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड तीनों के लिए मतलब बेसिक इसमें कवर होगा। और इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको बेसिक को बताएंगे, फिर आगे के लेक्चर में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि चैप्टर का नाम जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो होगी, स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द कर्व कंप्लीटली लाई ऑन इट। इसमें कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होगा कि अगर हम उस कर्व पे दो पॉइंट को लेते हैं और उन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करते हुए एक लाइन सेगमेंट को बनाते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट उसी कर्व पर मतलब लाइन पर ही लाई करेगा, उसके बाहर वो लाई नहीं करेगा। इसको देख लेते हैं पहले कि स्ट्रेट लाइन is a curve. Straight line is a curve such that line segment joining any two points on the curve कंप्लीटली लाई ऑन इट। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक ये कोई कर्व लिया, ये देखिए कर्व है कि अब इस कर्व पे मैंने कोई दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और इन दो पॉइंट को ड्रॉ करते हुए मैंने एक लाइन खींची। तो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने इन दो पॉइंट को लेके लाइन सेगमेंट बनाया, देखिए ये कर्व पे कंप्लीटली लाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए कर्व से बाहर है लाइन। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन नहीं होगा, ये जो ब्लू कलर में है ये लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको एक ड्रॉ करते हैं, एक कर्व मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और इस कर्व को मैंने ड्रॉ किया, इस पे मैंने कोई दो पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिया और इन पॉइंट को मिलाते हुए मैंने लाइन खींचा, तो ये इसी पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा लाइन होगा। तो लाइन एक ऐसा कर्व होता है जिसमें हम अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं, उनको मिलाते हुए कोई लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, तो उसी पे वो चीज लाई करेगी, उसके बाहर लाई नहीं करेगी। अब ये लाइन के बारे में बात कर रहे थे, आखिर लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है। और देखिए, लाइन जो होती है इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं कि इसको ऐसे हमने किया और इधर वाला एरो लगा दिया और इस साइड एरो लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरफ बढ़ रहा है और इधर बढ़ती जा रही है। हम इसको मतलब आगे की तरफ दिखा रहे हैं कि इधर ये मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, ये लाइन हो गया। लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है उसको हम लोग सिंपल ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसमें एंड पॉइंट आता है, इसमें देखिए एंड पॉइंट नहीं है, ये एक्सटेंडेड पॉइंट है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ये एंड पॉइंट आ गया है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट हो गया। और अगर हम ऐसी बात करेंगे तो ये हमारा एरो हो जाएगा, एरो। ठीक है, इसमें एक तो आपका एंड पॉइंट है और एक आपका एक्सटेंडेड पॉइंट है जो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, ये हम लोग एक प्लेन में पढ़ते हैं जिसको हम लोग कार्टिजियन प्लेन कहते हैं। उसमें हम लोग पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो ये सब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये कैसे क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा एक बार जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, रेनी डेकार्टे। उन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री का यूज करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में काफी मतलब वर्क किया था। तो उसके हिसाब से इन्होंने दो प्लेन बनाए थे। ठीक है, ये दो हमारे पास प्लेन थे। एक हमारे पास था कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, दो सिस्टम बनाए थे। एक था कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और दूसरा हमारे सामने था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, दूसरा हमारे पास जो था वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टिजियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मतलब ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको हम जानना जरूरी है। देखिए ये जो है हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें 2 लाइंस का यूज करते हैं, 2 लाइंस आर यूज्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर इसमें आता है लाइंस आर एट राइट एंगल फॉर्मिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। राइट एंगल मतलब जो लाइंस थी वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको एक्स एक्सिस कहा, और जो वर्टिकल लाइन उसको वाई एक्सिस का, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे हमने ये बनाया तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक्स हो गया, ये हो गया -x, ये हो गया +y, ये हो गया -y। देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा ओरिजिन, ये ओरिजिन कहलाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग 0,0 करेंगे। ओरिजिन से जब हम राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो ये +x होगा, ओरिजिन से जब लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे तो -x होगा, ओरिजिन से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो +y होगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो -y होगा। ये चीज हो गई। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे आगे, इसमें आगे देखेंगे द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एनीवेयर इन द प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड by 2 number the coordinates of the point written as x, y। देखिए ये जो प्लेन हमने लिया है ये हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख रहे हैं। इसमें जो प्लेन होगा उस प्लेन में जो भी हम कोई एक लेंगे, पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट को हम 2 नंबर से स्पेसिफाइड करेंगे और उनको हम x, y लिखेंगे। इसमें जो ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कहेंगे एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको कहेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोग कार्टेशियन में देख रहे हैं, अगर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उस पॉइंट को किस एक मतलब स्पेसिफाइड 2 नंबर से हम स्पेसिफाइड करेंगे, और वो जो 2 पॉइंट्स होंगे वो हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, जिसमें पहला वाला x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, उसको एब्सिसा कहेंगे, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, उसको ऑर्डिनेट कहेंगे, और इसको हम लोग, और ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन को हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, मतलब इसमें 0 एब्सिसा और 0 ऑर्डिनेट होगा। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए ये हमने लिया, यहाँ पे हमने मान लिया कोई पॉइंट लिया, ये x, y है, तो ये x एक्सिस पे इसने x डिस्टेंस को कवर किया है, और y एक्सिस पे इसने y को डिस्टेंस को कवर किया, मतलब ऊपर की तरफ देखिए गया है y, नीचे की तरफ ये हो गया x, ये हमारा +x हो गया, ये +y हो गया। तो x y किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लिया पॉइंट P है, तो उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो x, y हो गए, जहां पे x एब्सिसा हो गया और y हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। तो ये हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पॉइंट P है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन होगा उसको हम लोग पोल कहेंगे, और जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम लोग रेडियस वेक्टर r कहेंगे, रेडियस वेक्टर स्मॉल r कहेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहां पे हमने ये लिया,
ये मान लिया हमारा कोई पॉइंट x कॉमा वाई है, तो ये यहाँ से इसने x डिस्टेंस को कवर किया है और ये इसने y डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये हमारा ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गई r, ये r हो गया और ये हमारा हो गया एंगल थीटा, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स, ये जो P पॉइंट है, इसके अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x कॉमा y है, लेकिन अगर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो वो r कॉमा थीटा हो जाएगा। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे r कॉमा थीटा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा, जहां पे r हमारा ये लाइन वेक्टर हो जाएगा, इस रेडियस वेक्टर हो जाएगा, थीटा इसका जो है x एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है वो हो जाएगा। अब इसमें r और थीटा को निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें, और देखिए x बराबर जो होता है वो हमारा होता है r cos थीटा और y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा, ये चीज हो गई। और r की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है और थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो इसमें थीटा टेन इनवर्स y बाई एक्स होता है, r रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, x r cos थीटा, y r sin थीटा होता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट ए है, एक ये पॉइंट बी है, और इसको मिलाती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो ये कैपिटल डी है और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1 कॉमा y1 है ए के कोऑर्डिनेट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, इसका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमको उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। पहला ये कह रहे हैं कि अगर हमें 3 गिवन पॉइंट्स A, B and C are collinear when sum of any two distances out of AB, BC and AC is equal remaining third, otherwise देखिए यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कोलिनियर का। तो कोलिनियर का मतलब होगा कि अगर 3 पॉइंट अगर एक कोलिनियर है तो एक लाइन पर लाई करेंगे, मतलब उनके जरिए कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। अब अगर 3 पॉइंट अगर ए बी सी आपको दिए हुए तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 कॉमा y3। अगर ये कोलिनियर हैं तो हम अगर ए बी की डिस्टेंस निकालें, बी सी की डिस्टेंस निकालें और ए सी की डिस्टेंस निकालें तो हम इसमें देखेंगे कि इन्हीं दो के डिस्टेंस को ऐड करने पर वो तीसरे के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो पॉइंट कोलिनियर होंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, फिर उनके जरिए वो कोई क्लोज्ड फिगर बन जाएगा और वो हमारा किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस बन जाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर 3 पॉइंट अगर आपको कोलिनियर दिए हुए हैं तो उसके जरिए हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो अगर ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ रहा है तो हम कह देंगे पॉइंट कोलिनियर है, और अगर ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो एक ये, लेकिन अभी हमको इसको ही केवल देखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे इसमें कह रहे हैं कि मान लिया आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। मान लिया आपको एक पॉइंट ए दिया गया है, एक बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया है, और ये 4 पॉइंट्स हैं, गिवन 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपको एक प्लेन में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन 4 पॉइंट्स को मिलाने पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल
लेटरल विल बी, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का फॉर्म होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि स्क्वायर का क्या कंडीशंस होगी। 4 पॉइंट्स हमें अगर दिए हुए हैं और उनके जरिए अगर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा। देखिए ये पॉइंट हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया। ये 4 पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ दिए होंगे। जैसे ए का हमको दिया होगा x1, y1, बी का x2, y2, सी का x3, y3 और डी का x4, y4। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके ए बी निकालेंगे। तो देखेंगे हम ए बी जो निकालेंगे वो बी सी के इक्वल, सी डी के इक्वल और ए डी के इक्वल, मतलब ये चारों साइड्स जो हैं वो 4 साइड्स की जो लेंथ होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। फिर हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स निकालेंगे ए सी और बी डी। तो देखेंगे ए सी और बी डी ये भी दोनों इक्वल होंगे। और इसमें एक चीज हम और देखेंगे कि ए सी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी डी के होगा। जब आपके सामने ये सारी कंडीशंस बन रही हैं तो वो 4 पॉइंट से मिल के बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो स्क्वायर कहलाएगा। तो ये हमें जो है ए बी की लेंथ निकाल ली है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर करके निकालेंगे। तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकालेंगे। देखेंगे सबकी लेंथ इक्वल आ रही है और साथ में डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो है हमारा एक स्क्वायर है। उसके बाद स्क्वायर के बाद अगर हम इसमें देखते हैं रेक्टेंगल का केस, देखते हैं कि रेक्टेंगल के केस में क्या होता है। देखिए रेक्टेंगल के केस में हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने जैसे इसमें ए बी सी और डी लिया, तो हम जब इसमें ए बी की लेंथ निकालेंगे तो इसके इक्वल आएगी, बी सी की लेंथ निकालेंगे तो इसके इक्वल आएगी। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी के एंड बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी के, मतलब आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी। फिर इसमें हमारे ए सी इज इक्वल टू बी डी के डायगोनल्स इक्वल होंगे। लेकिन साथ में इसमें ए सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी डी होगा, मतलब इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। बशर्ते ये है कि डायगोनल्स इक्वल होंगे और आमने सामने की साइड इक्वल होगी। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो चीज हमारी जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि अगर हमारे सामने रोम्बस आता है, रोम्बस, तो रोम्बस के केस में क्या होगा। देखिए रोम्बस के केस में होगा कि हमारा जो है वो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसमें भी यही होगा, इसमें चारों साइड्स रोम्बस में जैसे स्क्वायर में था 4 साइड्स इक्वल थी, ऐसे इसमें भी 4 साइड इक्वल होंगी। लेकिन स्क्वायर केस में क्या था, स्क्वायर केस में डायगोनल्स इक्वल थे, इसमें आपके डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे और साथ में जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर हमारे होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। और देखिए स्क्वायर और रोम्बस में बस केवल इतना फर्क है कि स्क्वायर में डायगोनल जो है वो इक्वल होंगे और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। बाकी रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और रोम्बस में भी ये चीज होती है। अब इसके बाद हमारा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, पैरेललोग्राम के केस में होगा हमारा कि ए बी जो होगा वो हमारा डी सी के इक्वल होगा, आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, एंड बी सी जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा। जैसे रेक्टेंगल में था आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें डायगोनल्स हमारे जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे और डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। रेक्टेंगल के केस में क्या था, रेक्टेंगल के केस में हमारा था कि हमारा आमने सामने की साइड इक्वल थी, डायगोनल्स इक्वल थे। इसमें डायगोनल भी इक्वल नहीं होंगे और परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। तो अगर आप स्क्वायर देखिए तो एक स्क्वायर काफी हद तक रोम्बस से मिल रहा है और अगर आप रेक्टेंगल को देखिए तो रेक्टेंगल का जो कंडीशन है वो काफी हद तक पैरेललोग्राम से मिल रहे हैं। बस केवल डायगोनल का इसमें है कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें हमारा होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग a line joining the point A x1, y1 and B x2, y2 in the ratio m/n। देखिए इसमें
कोई दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 हैं, इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन फॉर्म हुई और उस पर हमने कोई एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, जो लाइन सेगमेंट है इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे ये हमें सेक्शन फार्मूला के जरिए पता चलेगा। तो इसमें दो तरीके से हम लोग देखेंगे, इसमें दो तरीके से सेक्शन फार्मूला में देखेंगे। पहला हमारा होगा, फर्स्ट हमारा होगा इंटरनल डिवीजन, फर्स्ट हमारा होगा इंटरनल डिवीजन, पहला हमारा इंटरनल डिवीजन होगा। दूसरा हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, पहला इंटरनल डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन होगा। और एक्सटर्नल डिवीजन में भी इसके दो पार्ट्स होंगे, एक्सटर्नल डिवीजन के भी इसके दो पार्ट्स होंगे। वो दो पार्ट्स हमारे ऐसे हो जाएंगे PAB और ABP, ये दो होंगे। तो ये क्या होगा, PAB ABP क्या होगा, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इंटरनल डिवीजन में क्या होता है। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में इंटरनल डिवीजन, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक हमने ये लाइन सेगमेंट लिया, ये इसके A है और ये B है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x1, y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। इसमें हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट P लिया है, ये पॉइंट है हमारा P है और ये m/n में डिवाइड हो रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमने x, y मान लिए हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी mx2 + nx1 अपॉन ऑफ m + n, जब ये इंटरनल डिवीजन में होगा, इंटरनल डिवीजन में। और y हमारा हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन ऑफ m + n। ठीक है, इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे तो सिंपल कुछ नहीं, देखिए mx2 + nx1 और m + n करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर my2 + ny1 अपॉन m + n करेंगे तो y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और ये x y जो है इस पॉइंट P का जो इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में m/n में, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे। अब जब हम एक्सटर्नल डिवीजन देखेंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है पहले इसको जानेंगे, फिर इसके दो पार्ट होते हैं उसको देखेंगे। देखिए अब यहां पे हमारा आता है एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में इसमें दो पार्ट हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा PAB, दूसरा हो जाएगा ABP। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले कि P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। ठीक है, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए हमने जैसे यहाँ पे लिया, ये हमने एक पॉइंट A लिया और ये एक पॉइंट हमने B लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1, y1 बोल दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 बोल दिए और हमने इसी से बाहर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये P है, ये P है, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो x, y हैं। अब देखिए m हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया और n हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x के कोऑर्डिनेट्स, x के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो उनको कैसे देखेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे mx2 - nx1 अपॉन ऑफ m - n और y हो जाएगा my2 - ny1 अपॉन ऑफ m - n। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर AP बटे BP, देखिए AP यहां से यहां तक की लेंथ है बटे BP, तो AP बटे BP अगर हम करेंगे और ये अगर हमारा ग्रेटर देन 1 आता है, तो ये जो P पॉइंट होगा जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये P लाइज ऑन राइट ऑफ B। P जो है वो B के राइट लाई करेगा। अगर हम AP डिवाइड AP बटे BP करेंगे और ये अगर 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा, तो हम जान जाएंगे कि P जो है वो राइट साइड में B के राइट साइड में, देखिए B के राइट साइड में लाई कर रहा है।
और अगर ए पी बटे बी पी लेस देन 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा P लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ ए। तो P जो है वो लेफ्ट ऑफ ए, मतलब P इधर कहीं लाई करेगा, लेफ्ट के इस साइड लाई करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जो है ये हमें ध्यान देनी है। अगर ये कंडीशन हमारे दिमाग में रहेंगी तो ये होगा। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ए पी ग्रेटर देन ए पी डिवाइड बाई बी पी ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहाँ पे हमारा जो ये अगर m वाला लेंगे, m अगर लेंगे तो m वाला हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल जो है पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अगर इस साइड लेंगे तो m छोटा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो आप इसको खुद मतलब क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहले लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि द distance between the point P a cos alpha comma a sin alpha and Q a cos beta comma a sin बीटा इज, मतलब आपको यहाँ पे कोई दो पॉइंट दिए गए हैं जिसमें आपको P के कोऑर्डिनेट्स a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा दिए गए हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स a cos बीटा कॉमा a sin बीटा दिया गया और आपसे पूछा है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो हमने यहाँ बना लिया, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हो गया P, ये हो गया Q, इसके कोऑर्डिनेट्स a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा हो गया और इसका a cos बीटा कॉमा a sin बीटा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके बीच के डिस्टेंस को अगर d लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर इसको x1 इसको y1 मान लें और इसको x2 इसको y2 मान लें तो x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर a cos बीटा माइनस a cos अल्फा, इसका हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस a y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉस बीटा माइनस a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए इसको लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया इसमें कि इसमें हमने फार्मूला लगा दिया कॉस सी माइनस कॉस डी का। देखिए कॉस सी माइनस जो कॉस डी होता है, ये जो फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है फार्मूला, ये हमारा होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये हमारा एक फार्मूला हमारा ये होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में है। और दूसरा फार्मूला हमारा हो गया साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो हो जाएगा 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर
और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब ये चीज़ हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे हमें पता है, एक फार्मूला हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला हमें पता है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने सबसे पहले 4a स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। देखिए 4a स्क्वायर इसमें है, 4a स्क्वायर इसमें भी है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इसमें भी है और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इसमें भी, तो हमने क्या ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारा बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बाई 2 को हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए इसी रूप में कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इस पूरे की वैल्यू जो है, इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर की, तो यहाँ पे जो डी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 2a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये मॉड में लेंगे क्योंकि कभी भी डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी। मान लिया इसमें अगर हम एंगल पुट करते हैं, एंगल पुट करने पे चीज नेगेटिव आती है तो ये मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप बताइए। थैंक यू।